हेलो दोस्तों, मैं अमर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपको के साथ कंटिन्यू क्लास 10th की एनसीईआरटी को लेकर के बात कर रहे हैं। जो बेसिक और फाउंडेशन कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ और आज हम उसी सेक्शन को लेकर मतलब कि उसके थर्ड चैप्टर की बात द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और इसमें हम उसी के नेक्स्ट सेक्शन को लेकर के आए हैं, मतलब कि नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें आज हमें जो बात करनी है आपके साथ महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट है कि महायुद्ध कौन से महायुद्धों की बात कर रही है। क्या यहाँ पे महाभारत की बात चल रही है या किसी प्रकार के कोई युद्ध हुआ था क्या उसकी बात चल रही है। ये वो महायुद्ध नहीं, क्योंकि विश्व में जो महायुद्ध हुए थे ये भी किसी महायुद्ध से कम नहीं है, जिसमें कि प्रथम, अगर मैं बात करूं इसकी किसकी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की यहाँ पे बात चल रही है। जो एरा था प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का, कि ऐसे में क्या हुआ और इस समय पूरी जो यहाँ पे मेन जो लीड रोल जो प्ले कर रहा था वो कौन कर रहा था। यहाँ पे यूरो ज्यादातर यहाँ पे जो कंट्री शामिल थे, कौन कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री। तो यूरोपियन देश इसमें ज्यादातर इसमें शामिल थे। अब हमें यही समझना है कि इसमें जो यूरोपियन देश शामिल थे तो उनकी कंडीशन क्या है। तो वही हमें देखनी है कि यूरोपियन देश की कंडीशन क्या थी और इसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वो कर रहा था कौन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कर रहा था और ब्रिटेन ने यहाँ पे क्या इंपोर्टेंट काम किया तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो वो हम सारी चीजें देखते हैं। अब देखते हैं पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। इंपोर्टेंट यही था कि पहला महायुद्ध हुआ तो मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया, यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके जो असर थे वो सारी दुनिया पे महसूस किए गए। इंपोर्टेंट ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था WW फर्स्ट, वो लड़ा गया कहाँ पे लड़ा गया, यूरोप में, लेकिन उसके जो असर है जो उसका इफेक्ट है पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध में विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था को एक ऐसा संकट में ढकेल दिया जिससे कि उबरने में दुनिया को 3 दशक लग गए। मतलब पूरे वर्ल्ड को इससे निकलने के लिए 3 दशक का मतलब है 30 साल। कितना टाइम लग गया, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष का टाइम यहाँ उनको लग गया। तो ये आप देखना कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजें थी। तो 3 वर्ष लग गए और ज्यादा समय लग गया, और इस दौरान पूरी दुनिया चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता और एक विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। तो किस प्रकार से चीजें हो रही थी, क्या क्या हो रहा था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था और उसके इफेक्ट जो थे वो समथिंग 30 साल तक रहे। 30 साल तक उसके इफेक्ट देखने रहे, जिसमें पूरी दुनिया आर्थिक और सामाजिक जो अस्थिरता था वो बनी रही। अब हमें देखना है कि इसमें कैसी कैसी चीजें हुई और क्या क्या चल रहा था। वो चलो हम उन चीज की बात कर लेते हैं आपके साथ, उनको डिस्कस करते हैं। देखो, युद्धकालीन रूपांतरण क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला विश्व दो खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में थे मित्र राष्ट्र। इंपोर्टेंट है, दो ग्रुप थे इसमें। एक तरफ थे कौन, मित्र राष्ट्र, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। अब देखो दूसरे पाले में कौन था, ये 3 कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो 3 कंट्रियों की बात कर रहे हैं। तो जिसमें एक तरफ कौन थे, जैसे 2 पाले थे, जैसे मैं बात करूं, एक तरफ कौन थे, मित्र राष्ट्र, एक तरफ कौन थे, मित्र राष्ट्र थे, और दूसरे पाले में कौन थे, केंद्रीय शक्ति। दूसरे पाले में कौन थे, सेंट्रल पावर। तो जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन तुर्की थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, यहाँ पे ये नोट कर लेना आप लोग। एक तरफ ब्रिटेन कौन है, ये अलायंस कंट्री है, ये अलायंस कंट्री है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है आपके, इस तरफ आपके रहेंगी केंद्रीय शक्तियां। दूसरी तरफ कौन है, केंद्रीय शक्तियां। और केंद्रीय शक्तियां यहाँ क्या है ये हमें समझना है। केंद्रीय शक्ति नहीं, जिसमें कि जर्मनी, ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की, ऑटोमन तुर्की, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य।
अब यहाँ एक बात नोटिस करना है आपको कि इसमें कहीं भी आपको अमेरिका नहीं दिख रहा है। इसमें क्या अमेरिका इसका पार्ट नहीं है, क्या नहीं है, अमेरिका इसका पार्ट नहीं है, ये बात याद रखना। क्योंकि एक तरफ जो 3 कंट्री हैं वो आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको कौन है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है, दूसरी तरफ जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑटोमन तुर्की है। तो ये 3-3 के ग्रुप हैं और यहाँ पे 3 कंट्री मैन यहाँ पे इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अब देखते हैं जिसमें एक ग्रुप था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्ति। तो यहाँ पे अब देखना अब होता क्या है, बात है 19 अगस्त 1914 की। 1914 में युद्ध शुरू हुआ। उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा दिन तक, ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। अब अगस्त में स्टार्ट हुआ था और क्रिसमस कब आता है, 25, क्रिसमस कब आता है 25 दिसंबर को। तो बोले खत्म हो जाए युद्ध, तो 4 साल से भी ज्यादा तक चलता रहा। क्योंकि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात करें, चला कब से, अगर ये प्रथम विश्व युद्ध की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि प्रथम, तो ये युद्ध की जो कंडीशन है फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, और ये चला कब से 1914 टू 1918। तो 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला, इसकी कंडीशन हमने देखी। अब आते मानव सभ्यता में। अगर हम बात करें कि मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध हुआ, क्या एक ऐसा भीषण युद्ध था पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शस्त्रों को, जो शत्रु थे, एनिमी थे, एक दूसरे के निस्त नाबूद का मतलब है टोटल खत्म करना एक दूसरे को, के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियां इकट्ठी हो गई थी। क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट था कि अब सब कंट्रियों के पास क्या आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, टेक्नोलॉजी के वेपन्स आ चुके थे, ये सारी शक्तियां इकट्ठी हो चुकी थी। तो बस वही बात है कि किस प्रकार से इनके पास पावर, भीषण युद्ध पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। और दुनिया सबकी अगुवाई कौन कर रहे थे, औद्योगिक राष्ट्र। एक तरफ कौन थे, अब दोनों तरफ ये देखो कि दोनों तरफ इंडस्ट्री है, कि ब्रिटेन के पास भी इंडस्ट्री है, फ्रांस और रूस के पास भी, या जर्मनी के पास भी इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। इस दोनों कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले हैं, दोनों अपना अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं। यहाँ रूस भी पावरफुल है, ब्रिटेन खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फ्रांस खुद इतना पावरफुल रहा, इसमें जर्मनी खुद इतना पावरफुल रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे कंट्री इसमें पावरफुल की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं हम कुछ यहाँ पे बात करते हैं और आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। कैसा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का युद्ध था। इस युद्ध में क्या किए गए, इस युद्ध में क्या यूज किए गए, मशीन गनों का यूज किया गया, टैंकों का यूज किया गया, हवाई जो जहाज थे, हवाई जहाजों का यूज किया गया, और रासायनिक हथियारों का, मतलब जो केमिकल वेपन्स थे वहां भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किए गए। ये सभी चीजें, जो सभी ये प्रोडक्ट थे, आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। किसकी थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियां थी उसकी ये देन थी, उसके द्वारा ये सारा दिया गया। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। जो युद्ध है उसके लिए दुनिया भर से जो असंख्य सिपाही थे, जहाँ पे म्यूनिटी थे, मतलब जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, उनकी क्या की गई, भर्ती की जानी थी, और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भर भर कर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। यही हुआ, जो शिप होते थे बड़े बड़े, उन पर भरा, और रेलगाड़ियों पर उनको भरा गया, भर भर के युद्ध के मोर्चे पर ले जाना था। इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, और उसके औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा, किससे 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। देख रहे हो, 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन घायल हुई। मतलब पूरे वर्ल्ड की 3 करोड़ पॉपुलेशन इसमें समाप्त हो गई। वो डाटा है जो केवल और केवल एक अप्रोक्सली कहा जा रहा है कि लगभग में ये डाटा बताया जा रहा है, लेकिन ये कितना सही होगा नहीं होगा, और कितने और ज्यादा 4 से 5 करोड़ भी जनसंख्या हो सकती है कि प्रथम विश्व युद्ध की, कि ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक यहाँ पे ये सिनेरियो पता कर सकते हैं कि सच में ये कैसा रहा होगा। ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक इमेज आपको दिखाई गई है, इमेज को देख लो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों का उत्पादन में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। ये देखो किस प्रकार से यहाँ पे जो वेपन्स दिखाए गए हैं, ये पूरे हथियार जो दिखाए गए हैं, और इनकी जरूरत है भी सामानों की, किसकी सामान, फैक्ट्री में काम कर रहे लेबर वर्ग है, और जरूरत है उसमें किस तरह से इसमें काम को तेजी से कर रहे हैं, और काम में बहुत तेज फास्ट से, मतलब बहुत स्पीड में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर आगे लिखा है कि मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। अब इसमें ये तो नहीं थे कि हर कोई सोल्जर हो, हर कोई सोल्जर तो था नहीं, ना हर कोई सोल्जर होता था, ना हर कोई सोल्जर था, ना हर कोई सोल्जर होता था। तो मृतकों और घायल में ज्यादातर लोग कौन थे, कामकाजी लोग थे। कौन लोग थे, ज्यादातर कामकाजी लोग थे। जो भी लोग घायल हुए थे, जो भी ज्यादातर मरे थे,
कामकाजी लोग थे, उम्र के लोग थे, इन्हें महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रहेगी। और जब इसमें मारे गए तो ज़्यादातर जो कामकाजी लोग थे उनकी संख्या कम होती चली गई, परिवार के सदस्य घट गए। यही हुआ, जो फैमिली मेंबर थे वो घट चुके थे। युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। हुआ क्या कि युद्ध के बाद क्या हो गया, जो परिवारों की आय थी, जो इनकम थी, वो गिर गई। युद्ध में संबंध सामग्री का उत्पाद करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया, जो इंडस्ट्री थी उनको फिर से पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों को मद्देनजर पूरे के पूरे समाज में बदल दिया गया और मर्द मोर्चे पर जाने लगे थे। क्या होगा कि मर्द जो थे वो मोर्चे पे जाने लगे, किसके लिए, युद्ध में जाने लगे। उन कामों को संभालने के लिए औरतों को बाहर आना पड़ा। अब क्या हुआ, जो काम होते थे, जो बेसिक काम होते, अब ऐसा नहीं कि जो लोग अगर कहें कि औरतें युद्ध में नहीं गई, लेकिन जब लोग बाहर चले गए, उनके जो मतलब जो पति थे, किसी के पिता थे, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, तो वो सब लोग चले गए, तो घर से औरतों को बाहर निकलना पड़ा, बाहर आना पड़ा। और जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था, जो काम केवल मर्द करते थे, अब वो काम आकर के यहाँ औरतें करेंगी। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतें जो थी के बीच आर्थिक संबंध टूट गए, और जो यहाँ पे इकोनॉमिक जो रिलेशन थे वो टूट गए, एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थी। और इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका बैंक, जो अमेरिका की बैंक थी, अब देखो यहाँ एंट्री होगी अमेरिका की बैंकों और अमेरिका की जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। हुआ क्या, युद्ध के लिए ब्रिटेन को मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ ये समझना है कि ब्रिटेन की एक टाइम पे जो अमेरिका को कॉलोनी बना के रखा था, मतलब अपना क्या बना के रखा था, उपनिवेश बना के रखा था, और अमेरिका इससे अलग हो चुका था ब्रिटेन से। अब एक कंडीशन आ गई ब्रिटेन की, ब्रिटेन को अमेरिका से क्या लेना पड़ा, अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। किसके लिए, इस युद्ध के लिए क्या लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। यहाँ की बैंकों से कर्ज किससे लिया, बैंकों से, और यहाँ के किन लोगों से, और अमेरिका की जनता से, और यहाँ की जनता से। तो अमेरिका की जो जनता थी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, उनसे क्या लेना पड़ा, इनको कर्ज लेना पड़ा। आप देख रहे हो एक टाइम पे ब्रिटेन ने पूरी अमेरिका को अपना गुलाम बना के रखा था, कॉलोनी बना के रखा था। क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये कंडीशन आ गई। अब अमेरिका की आप एंट्री यहाँ समझ सकते हो कि अगर क्वेश्चन आता है क्या प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन अमेरिका का क्या इंपोर्टेंट रोल प्ले था, तो आप कह सकते हो कि अमेरिका किस प्रकार से इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा था, किसको, और उसने कर्ज देने का काम किया, किसको, ब्रिटेन को। फलस्वरूप इस युद्ध में अमेरिका का कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बन गया। और इंपोर्टेंट नहीं था कि अमेरिका को कर्जदार की जगह क्या बना दिया, कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय है युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका के दूसरे देशों की सरकारें या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदा से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। कंडीशन ये हुई कि अमेरिका की पावर बन करके आया, अमेरिका एक पावरफुल बन के आया। क्या बन करके आया, एक दादा बन करके आया, सबको पैसा बांटने वाला कंट्री बन करके आया। अब यही आपको दिमाग में रखना है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखना अमेरिका की एंट्री होगी, कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा उसमें अमेरिका की एंट्री होगी, और दूसरे देशों में सरकार या उनके नागरिकों को स्वामित्व नियंत्रण वाली संपदाओं कहीं ज्यादा हो चुकी थी। तो आप एक कंडीशन समझ सकते हो किस प्रकार से अमेरिका ने यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को कर्ज दिया। युद्धोत्तर के बाद के सुधार क्या हो गए, कि क्या क्या चीजें चेंज हुई, अब देखते हैं क्या सुधार किए गए। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, कि जब युद्ध नहीं हुआ था तो उस समय जो ब्रिटेन था वो सबसे बड़ी क्या था, अर्थव्यवस्था था। ये सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट था पूरे वर्ल्ड की। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसी को ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध का जूझ रहा था उस समय भारत और जापान उद्योग विकास होने लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस समय, अब ये पॉइंट समझो आप, जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, क्योंकि इसमें एंट्री ना तो ब्रिटेन की हुई थी और ना ही एंट्री इसमें जापान, लेकिन ब्रिटेन, इसमें भारत को भी नुकसान हुआ, लेकिन भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी फायदा हुआ था। कैसे हुआ था समझे, तो इसमें जो भारत है और कौन है, जापान है, ये दो कंट्री है ना, भारत और कौन, जापान, ये उद्योग विकास होने लगे और यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इंडस्ट्री थी वो विकसित होने लगी। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल था। अब ब्रिटेन उतना ताकतवर नहीं रह गया था कि जिस प्रकार से वो पहले ब्रिटेन के जापान और भारत के मार्केट को कंट्रोल करके रखता था, अब उसे फिर से वो वही कंडीशन में लाना ये बहुत पॉसिबिलिटी कम थी। वही बात बोला है कि पहले वाली वर्चस्वशाली जो स्थिति थी फिर से प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, इंपॉर्टेंट था। अब उसे किससे मुकाबला करना था, जापान से मुकाबला करना था, सो अलग।
युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए, और ये हुआ कि युद्ध के जो खर्चा हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका से जमकर कर्ज लिया। क्या किया, अमेरिका से बहुत सारा कर्ज ले लिया। कर्ज लिए थे, इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारतीय विदेशी कर्जों में दब चुका था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज थे उसमें क्या हो चुका था, दब चुका था, मतलब कि खत्म हो चुका था। अब इम्पोर्टेंट ये है कि एक टाइम से ब्रिटिश पूरी दुनिया को अपना उपनिवेश बना चुका था। इससे पता है क्या निकलता, आप पॉइंट क्या समझ सकते हो कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, जहां तक जिसमें चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, जैसे कि मैं बात करूं अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, या फिर आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और भी देश जो थे, जो ब्रिटेन इन सबको अपनी कॉलोनी, उपनिवेश बना चुका था। जो इन सबको जो उपनिवेश बनाने का जो काम किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था। अब कंडीशन ये आ गई थी, अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि युद्ध का रिजल्ट क्या हो सकता है। जिसने भी युद्ध किया है, युद्ध से हमेशा अपना वर्चस्व क्या हुआ है, खत्म हुआ है, या अपना अस्तित्व खत्म हुआ है। वो कोई भी सोसाइटी रही हो, कोई भी कम्युनिटी रही हो, कोई भी ग्रुप रहा हो, जब जिसने अगर ये रास्ता निकाला है कि युद्ध उसका क्या है, उसका सॉल्यूशन है, युद्ध किसी भी समस्या को समाप्त कर सकता है, तो युद्ध ने कभी किसी समस्या को समाप्त नहीं किया है, बल्कि जिसने युद्ध किया है और जिसने वो शुरुआत की है, युद्ध ने उसको ही खत्म कर दिया है। इसका रिजल्ट आपके सामने है कि ब्रिटेन जो एक इतनी बड़ी औपनिवेश शक्ति थी और कॉलोनियल सिस्टम था, इतनी बड़ी एक इकोनॉमिक पावर थी, ब्रिटेन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर था। अमीर होने के साथ साथ और सबसे बड़ा औपनिवेशिक जो सिस्टम उसका चल रहा था, वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया और पूरी की पूरी इकोनॉमी भी उसकी ध्वस्त हो गई। कंडीशन ये आ गई कि उसको दूसरे देशों से कर्जा लेना पड़ा। जो एक उसकी कॉलोनी थी, एक छोटी सी कॉलोनी थी, कंडीशन ये हुई कि उसको एक भारी भरकम सा भारी कर्ज लेना पड़ा, किससे, अमेरिका के साथ। तो आप लगा सकते हो आइडिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या रिजल्ट निकले, कि ब्रिटेन की हालत क्या होगी, और उसको विदेशी कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों भारी इजाफा हुआ। जब ये कंडीशन होगी तो धीरे धीरे, जब बाद में ये कंडीशन हुई कि लोगों के पास कुछ फैक्ट्री, ये सब सारा काम बंद पड़ा था, तो यहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा और रोजगारों में क्या हो गया, भारी इजाफा हुआ। जब युद्ध के कारण, चलते हैं हम आगे देखते हैं। देखो, युद्ध के कारण हुआ, अशांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा। जब ये उत्पादन धीरे धीरे गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। जब ये चीज, युद्ध रुक गया, युद्ध मतलब जब ये रुका, और युद्ध रुकने के बाद सीधी बात थी, जो प्रोडक्शन था, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि युद्ध में जहां तक खाने की चीजों की जरूरत पड़ रही थी, ड्रेस की जरूरत पड़ रही थी, कपड़ों की जरूरत पड़ रही थी, मेडिकल की जो दवाएं वगैरह उसकी जरूरत पड़ रही थी। अचानक से जैसे युद्ध रुका, युद्ध रुकने का मतलब था जैसे ही युद्ध थमा, न तो अब उनको खाने की जरूरत थी, न कपड़ों की जरूरत थी, एक मतलब उसकी डिमांड जो थी धीरे धीरे वो कम होने लगी। फूड क्रॉप्स जो थी, जैसे कि गेहूं है, चावल है, इन सब चीजों की जरूरत भी कम होती चली गई, और यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती चली गई। और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, उत्पादन भी गिरने लगा। दूसरी ओर सरकारों ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में काफी कटौती शुरू कर दी थी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुआ, और हुआ क्या कि जो रोजगार था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। एक कंडीशन थी कि 1921 तक आते आते हर 5 में, जो 5 मेंबर थे, उनमें से एक ब्रिटिश जो मजदूर था उसके पास क्या नहीं था, काम नहीं था, और रोजगार के बारे में बेचैनी, अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि थी, बहुत सारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। क्या थी, ये संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं था, उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादों की हालत पर ही विचार कीजिए। अगर हम देखें, स्पेशल हम अगर भीड़ की बात करें, तो भीड़ की कंडीशन ये थी, युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था, एक बड़ा सा क्या था, सेंटर था। लेकिन युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई, और जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक से बढ़ने लगी। यही हुआ कि जब इसके बाद एक चीज हुई कि यूरोप पूरा था युद्ध में फंस गया था। जब तक जो दूसरे कॉन्टिनेंट थे, दूसरे देश थे, जैसे कि इसमें नाम लिखा है
कनाडा है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर गेहूं की पैदावार, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध जो था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने, गेहूं की जो पैदावार थी वो क्या हो गई, सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए, अनाज की कीमतें गिर गई। और जब ये वही बात हो गई कि फिर से ब्रिटेन आया, जब फिर से ब्रिटेन आया और इसमें फिर से प्रोडक्शन, जो गेहूं की पैदावार जब सुधरने लगी, तो अब क्या होने लगा, विश्व बाजारों में गेहूं की जो अति थी, अति मतलब गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया और हालात ऐसे पैदा हो गए कि जो अनाज की जो कीमतें थी, गेहूं की जो कीमतें थी वो गिर गई और ग्रामीण आय कम हो गई। जो किसानों की आय थी, वो इनकम थी, वो क्या होने लगी, कम होने गई और किसान गहरे कर्ज में, संकट में फंसते चले गए। तो यहाँ पे किसान भी देखो कैसे कंडीशन खतरनाक हुई कि पहले युद्ध के पहले की कंडीशन, युद्ध के बाद भी पूरी सोसाइटी किस प्रकार से माइनस में जा रही थी और उसका इफेक्ट ये हुआ कि किस प्रकार से जो किसान थे एक गहरे गहरे लंबे से कर्जों में चले गए और डूबते चले गए। अब आता है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अब बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उत्पादन हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रोडक्शन किया गया और उन चीजों का क्या किया गया, उपभोग किया गया। अमेरिका ने सुधार की गति तेज रही, अमेरिका में जो थी वो सुधार की गति क्या थी, वो तेज रही, यह पहले ही हम देख चुके हैं। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा युद्ध के बाद, अगर हम देखें अमेरिका को कितना फायदा पहुंचा, अब देखते हैं। कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, कुछ जो अमेरिका था कुछ टाइम के लिए यहाँ पे अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी क्या लगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्या लगा, झटका लगा, झटका लगा, तभी झटका लगा। लेकिन 20 के दशक में, शुरुआती सालों में ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक में, 1920 की अगर हम बात करें कि दशक में, अमेरिका अर्थव्यवस्था एक बड़ी खासियत थी, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी थी एक बड़ी खासियत थी और बृहद उत्पादन मतलब कि मास प्रोडक्शन का चलन था। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू कर चुका था अमेरिका, लेकिन 1920 के दशक में यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। और ऐसे करके 1920 की सेंचुरी में अमेरिका की जो इंडस्ट्री थी उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, धीरे धीरे इसकी विशेषता बन गया था। कार निर्माता की अगर बात करें कि जो यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल जो कंपनियां थी, कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने बृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणा थे और उन्होंने शिकागो सबसे बड़ा, मैं बता दूं यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, यहाँ का शिकागो जो है वो अमेरिका का एक शहर है और शिकागो इंग्लिश में शिकागो बोलते हैं, हिंदी में शिकागो बोलते हैं। तो शिकागो है ये वहाँ का बहुत बड़ा कार निर्माता कंट्री है। कार निर्माता कंट्री होने के साथ साथ बहुत बड़ा वहाँ पे क्या है, ये मांस का प्रोडक्शन करता है। ये लिखा है बूचड़ खाने, बूचड़ खानों की असेंबली की लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट, इसको कारों का शहर कहा गया, कारों का शहर मतलब डेट्रॉइट कहा गया, और अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। तो ये दो चीजें, एक तो इसका प्रोडक्शन था किसका, मांस मंडी के रूप में, यहाँ पे सबसे ज्यादा मांस का वो किया जाता है प्रोडक्शन, और दूसरा है यहाँ ऑटोमोबाइल्स। तो कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन लगा दी और शिकागो के बूचड़ खानों में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट में रख दिया जाता था। वही जी आ गए ना कि बूचड़ खाने, जो बड़े बड़े बूचड़ खाने थे, इसमें मरे हुए जानवरों को एक बड़े कन्वेयर बेल्ट में रख दिया जाता था। और कन्वेयर बेल्ट में रख दिया जाता है और दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्सों का मांस उठाकर निकालने लग जाते थे। वही बात है, बड़े बड़े कन्वेयर जो बेल्ट होते थे उसमें मांसों को रख दिया जाता था और जो मांस विक्रेता होते थे अपने अपने हिस्से का मांस उठाने लगते थे। देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका सही समय पैसे दोनों के लिहाज के किफायती साबित हो सकता है। उसने देखा कि ये जो मांस है इसको भी मतलब हर जगह ले जाकर मतलब सेल करना है, सारी चीजें करना है। तो यहाँ पे एक फोर्ड जो गाड़ी थी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें। तो गाड़ियों के उत्पादन में भी तरीका और समय, अब एक समय पर और पैसे की जो पैसा है, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक मिनट, ठीक है। तो समय के पैसा दोनों लिहाज से किफायती साबित हो सकते हैं। असेंबली लाइन मजदूरों के लिए एक काम, जैसे कि कार के लिए कुछ स्पेशल कलपुर्जे थे। जैसे मैंने दो शहर बताए, ये दो शहर शिकागो का काम था। जो शिकागो है, शिकागो का जो मेन काम था, एक तो थे आप कह सकते हैं कारों का
निर्माता। ठीक है, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो चीजें चल रही थी कि 1914 में ये वेतन दोगुना उनने क्या किया, जो प्राइस थी, जो डॉलर की प्राइस थी, उसको प्रतिदिन कर दिया $5 मतलब कि $5 यहाँ पे प्रतिदिन कर दिया। और साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। यही है कि ये चीजें कैसी हुई, और ट्रेड यूनियन थे वो भी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई उसकी भरपाई करने के लिए आपसे असेंबली लाइन की रफ्तार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम करने का बोझ लगातार बढ़ता रहता। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ और पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं, कुछ टॉपिक की यहाँ पे। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उनकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहा। इस फैसले से कभी नहीं थे। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी से ही पूरे अमेरिका अपनाया जाने लगा। 20 दशक में यूरोप में उनकी नकल की जाने लगी। मतलब ये कंडीशन आ गई कि जो काम अभी अमेरिका कर रहा था उसको काम क्या कौन करना चाहती था, करना चाहता था, ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने इसकी नकल की। और बृहद उत्पादन मतलब अभी जो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, बृहद उत्पादन में इंजीनियरिंग आधारित चीजों को, जो इंजीनियर आधारित जो चीजें थी उसकी लागत और कीमत में कमी ला दी गई। जो इंजीनियर आधारित चीजें थी उनकी कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। और बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर जो थे, जो कार जैसी चीजें थी, जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका 20 लाख कारों का उत्पादन हो चुका। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको क्लिक करो कि 1919 से, अगर मैं बात करूं 1990 से 20 तक, कितना 20 लाख कारों का उत्पादन हो चुका था। और 20 में यह बढ़कर 50 लाख प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचे। मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि 1919 में 20 लाख कारें बनाई गई थी, और 1919 मतलब मात्र 10 साल में वो प्रोडक्शन 50 लाख एक साल में पहुंच चुका है। कितना, 50 लाख। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहाँ पे देखो ये भी चीजें आने लगी। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, ग्रामोफोन प्लेयर्स है, आदि भी खरीदने लगे।
चली जा रही थी। ठीक, सॉरी। तो मकान और निर्माण और घरेलू जरूरत की चीजों के निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी और दूसरी और उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते हुए उपभोग के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत थी और जिससे कि और रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी। 1923 में जब 1923 का दौर आया, 1923 में अमेरिका विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। पूरी दुनिया को कर्ज देने वाला देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबरने में मदद दी और अगले 6 सालों में जो 6 ईयर लगे विश्व बाजार का आय वृद्धि, तो आय वृद्धि दर में काफी सुधार आया। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई और कंडीशन ये रही कि ये कंडीशन लंबे समय तक नहीं रह पाई। 1929 के आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गया और 1920 तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसे आर्थिक संकट में पूरी दुनिया फंस गई कि जिसकी दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसा कभी फील नहीं किया था कि आगे ये होगा। ये देखो, अब आई महामंदी। तो महामंदी पढ़ेंगे क्या थी, महामंदी के बाद फिर हम पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक हो जाएगा हमारा, फिर देखेंगे भारत और महामंदी, भारत में महामंदी का क्या इफेक्ट हुआ। इसको जानने के बाद फिर हम इसका नेक्स्ट सेक्शन ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लिया हमने आपके साथ ये टॉपिक कंप्लीट किया और इसका एक छोटा सा, अब मैं छोटे छोटे इसके पार्ट बनाऊंगा, बहुत अच्छे से आप ये समझ सको, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। मिलते हैं हम इसी के नेक्स्ट पार्ट। उसके 2 टॉपिक थे, जैसे भारत में महामंदी और महामंदी का दौर क्या था, उनको मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। डिफ्लेशन से क्या हुआ, कैसे कॉन्सेप्ट आए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।